गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार जनपद हाथरस से। आज एक और बार प्रस्तुत हैं हम एसएसटी का वीडियो लेके। पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आ चुके हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित, उसका एक छोटा सा वीडियो है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को पूरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जिन बच्चों तक वीडियोज़ पहुँच रही हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए कि कैसा पढ़ रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ रहे। NMMS 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है बच्चों, उसके फॉर्म कैसे भरे जाएँ, कैसे ना भरे जाएँ, इस संबंध में भी एक वीडियो जल्दी ही ग्रुप पर डाला जाएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि राष्ट्रीय आईएम छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा का आवेदन कैसे करना है। आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, चाहें तो नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं। तो इसके संबंध में पूरा वीडियो, एक कंबाइंड वीडियो भेजा जाएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करें। तो हम फॉर्म भरने का इंतज़ार ना करते हुए परीक्षा पर फोकस करते हैं और पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय NMMS E 2025 के अंतर्गत इतिहास विषय में हम आज पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत बच्चों, मध्यकालीन भारत का मतलब होता है मुस्लिम कालीन भारत, या जब भारत देश पर मुस्लिमों का शासन था। सल्तनत काल पढ़ रहे हैं हम, 1206 से 1526 ईस्वी के बीच का जो समय कहलाता है वो सल्तनत काल कहलाता है। क्या कहलाता है? सल्तनत काल। सल्तनत काल। तो इसी सल्तनत काल के जो प्रश्न हैं, इसमें मुगलों के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, सल्तनत काल के भी आ जाएंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न लिखेंगे आप, आईने दहसाला। आईने दहसाला विभाग किस शासक के ने शुरू किया? कर लो। आईने दहसाला विभाग किसने शुरू किया? तो सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे हम, अकबर। अकबर महान। कौन थे? अकबर महान। अब देखो बच्चों, आईने दहसाला क्या था, पहले ये समझ लें, प्रश्न को समझना जरूरी है। प्रत्येक 10 वर्ष पर हर एक किसान को टैक्स देना होता था। हर एक किसान को क्या देना होता था? टैक्स। उसी को कहते थे आईने दहसाला। क्या कहते थे? आईने दहसाला। अकबर को सबसे ज्यादा उदारवादी शासक कहा जाता है। कैसा? उदारवादी शासक। उदारवादी का मतलब यहाँ उदार से मतलब नहीं है। उदारवादी का मतलब है जो सभी धर्मों को समान मानता हो और उसके स्वभाव में थोड़ी शालीनता हो और कट्टरपन कम हो। ठीक। तो अकबर सबसे उदारवादी शासक थे। अकबर के समय में 9 लोग पाए जाते तो उन्हें बोलते थे नवरत्न। इनके दरबार में 9 लोग रहते थे, वो अलग अलग अपने अपने विषय के विद्वान थे, उनको नवरत्न कहा जाता था। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। अगला लिखें, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है तथा यह किस भाषा में लिखी है? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बच्चों, ये पिछली परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होते गए हैं, तो जिनका लिख रहा हो वो मत लिखना। तथा यह किस भाषा में लिखी है? फारसी में अनुवाद हुआ था इसका। ये तुर्की में लिखी है। बाबर की जो आत्मकथा है, पहले हम आत्मकथा समझेंगे। आत्मकथा क्या होता है बच्चा? उसके जीवन की कथा। उसके जीवन की कथा। लेकिन कथा 2 तरह से लिखी जाती है, या तो कोई दूसरा व्यक्ति लिखे हमारे जीवन की कथा, ठीक है, या हम स्वयं लिखें। अगर हम कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कहानी लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा। तो बाबर ने अपने जीवन की सारी कहानी, अपनी आत्मकथा, जिसका नाम तुजुक-ए-बाबरी था। क्या नाम था? तुजुक-ए-बाबरी में लिखा था। और तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। क्या उसी में? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे, कौन से मुस्लिम शासकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं? तो एक तो आपके सामने ही है,
कौन से दो मुस्लिम शासक हैं जिन्होंने आत्मकथा लिखी है? तो पहला बाबर हो गया और दूसरा हो गया जहांगीर। कौन हो गए? जहांगीर मुगल थे। बाबर ने मुगल वंश की नींव भारत में डाली थी 1526 ईस्वी में। तो जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है। तुझके बाबरी और तुझके जहांगीर दोनों शासक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न लिखें। किसने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए बुलाया? आंसर है दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था और वो युद्ध था पानीपत का पहला युद्ध। कौन सा था? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन सा था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1526। पानीपत हरियाणा में एक जगह है, उसका नाम है। ठीक है। हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ बहुत सारे पहलवान मिलते हैं। पहलवान, हाँ, हरियाणा में ही है पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की परास्त हुए। इब्राहिम लोदी युद्ध में हार गए और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने 1526 में। ठीक है, ठीक है ना? तो युद्ध लड़ने के लिए किसने बुलाया था? दौलत खान लोदी ने। अगला क्वेश्चन लिखिए। किस शासक के काल में इब्ने बतूता भारत आया? ये लिखा है मैंने क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर। किस शासन काल में लिख लो। इब्ने बतूता भारत आया। MBT मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इब्ने बतूता कहाँ के निवासी थे? बताओ, ये तो लिखा दिया है मैंने, मोरक्को। कहाँ के? मोरक्को। और ये कब आए थे? 1333 में। कब आए थे? 1333 में। 1333 ईस्वी में ये भारत आए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक, हाँ, 1333 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको 1342 ईस्वी में, यहाँ एक क्वेश्चन लिख लेना, मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT लिख सकते हैं आप, इब्ने बतूता को (1342) में कहाँ भेजा? चाइना, राजदूत बनाकर। भारत का राजदूत बनाकर इनको भेज दिया चाइना। बच्चों, राजदूत जानते हो तुम क्या होता है? राजदूत किसी भी देश में उसके देश का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है वो राजदूत कहलाता है। वो वहाँ की समस्याओं को डील करता है और वहाँ रहने वाले नागरिकों की आवाज़ बनता है। जैसे हमारे भारत में सभी देशों के, जितने देशों के नागरिक रहते हैं, तो उन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर अपना एक व्यक्ति और एक पूरी बिल्डिंग बना के तैयार करते हैं, जिसे बोलते हैं एम्बेसी या दूतावास। और वहाँ जो रहता है उसे बोलते हैं राजदूत।
यानी कोई भी अगर समस्या होगी, अमेरिका के लोग अगर भारत में रह रहे हैं, उन्हें कोई समस्या है तो वो राजदूत से शिकायत करेंगे, फिर वो अपनी सरकार तक पहुंचाएगा और फिर वहाँ की सरकार हमारे भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करेगी कि मेरे नागरिक आपके यहाँ रह रहे हैं तो उनको समस्याएं क्यों हो रही हैं। इसी तरह MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में इब्ने बतूता को चीन भेजा भारत का राजदूत बनाकर। इब्ने बतूता भारत 1333 में आए, मोरक्को के रहने वाले थे। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न लिखें। अकबर के दरबार में भूराजस्व सुधारों के लिए किसे जाना जाता है? अकबर के दरबार में भूराजस्व सुधारों के लिए किसे जाना जाता है? बताओ, कोई आइडिया है? अकबर के नवरत्नों में से थे वो एक, अकबर के राजस्व मंत्री कौन है? कहीं सुना हो, पढ़ा हो? बीरबल। नहीं। अकबर के नवरत्न याद है किसी को? कौन कौन से 9 लोग थे? ये थे टोडरमल। क्या थे? टोडरमल। इनको राजस्व मंत्री कहते थे। क्या कहते थे? और राजस्व मंत्री का मतलब क्या होता है? राजा का मंत्री। राजस्व माने होता है नहीं, भूमि से प्राप्त होने वाला जो भी टैक्स होता है उसका लेखा जोखा रखने वाला जो मंत्री होता है वो कहलाता है राजस्व मंत्री। ठीक है, टोडरमल अकबर के दरबार में। ठीक है, अकबर के दरबार में एक महान संगीतकार थे, उनका नाम क्या था? बोलिए। रामतनु पांडे, बचपन का नाम था उनका तानसेन। क्या नाम था? तानसेन। अकबर के दरबार में थे ये। और कौन थे जिनकी कहानियां मशहूर हैं? बीरबल। कौन थे? बीरबल। एक थे हमीम हमाम, हमीम हमाम। और एक थे मुल्ला दो प्याजा। कौन? मुल्ला दो प्याजा। और फैजी। कौन थे? फैजी। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रह गए। मान सिंह। मान सिंह, क्या नाम था? मान सिंह। देखो, मान सिंह सेनापति थे, अकबर के साथ रहते थे, सेना का नेतृत्व करते मान सिंह। अब्दुल रहीम खान खाना इतिहासकार थे, फैजी भी इतिहासकार थे। बीरबल समस्याओं को सुलझाने वाले थे। मुल्ला दो प्याजा खाने के शौकीन थे, वो खाने में रोज 2 प्याज खाते थे, इसलिए उनका नाम मुल्ला दो प्याजा रख लिया। तो ये अकबर के दरबार की शान बढ़ाते थे लोग। राजा जो है अपने दरबार में ऐसे लोगों को रखते थे। अगला लिखें। उपासना भवन का निर्माण किसने कराया? उपासना भवन का निर्माण किसने कराया? अच्छा, इसको बदल दूं मैं तो शायद तुम्हें पता हो। किसको आइडिया है? इबादत खाने का निर्माण। उपासना भवन, इसको प्रार्थना भवन भी बोलते थे। किसने कराया? उपासना भवन या प्रार्थना भवन का निर्माण किसने कराया? देखो, उपासना किसे कहते हैं बच्चों? पूजा करना, उगाना नहीं। उपासना माने पूजा या प्रार्थना करना, और उर्दू में बोलते हैं उसे इबादत, खुदा की इबादत करना। तो उपासना भवन का 1575 में अकबर द ग्रेट, अकबर महान ने इबादत खाने का निर्माण कराया है। क्या कराया? बोलो। इबादत खाने का निर्माण कराया है। इबादत खाना क्या था? पूजा करने की जगह। क्या था? पूजा करने की जगह।
उपासना भवन, प्रार्थना भवन और इबादत खाना, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना। किसने निर्माण कराया? अकबर। कौन सी सन में? 1577। किसका निर्माण कराया? इबादत खाना। कहाँ पे कराया? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। कहाँ कराया? फतेहपुर सीकरी। ठीक है। एक और बार सब बोलेंगे। उपासना भवन और प्रार्थना भवन क्या है? पूजा करने की जगह। इबादत खाने। कौन सी सन में निर्माण कराया? 1577। किसने? अकबर ने। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा के पास। आगरा के पास। ठीक है, क्लियर है। लिखिए अगला। यहाँ पे देखो एक चीज और होती थी, इसे समझा दें हम। इबादत खाना सभी धर्मों के लिए था। किसके लिए था? सभी धर्मों के लिए। यानी इबादत खाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपनी पूजा कर सकते थे। और वहाँ जो लोग बैठते थे उनके बीच आपसी चर्चा होती थी, उसको कहा जाता था सुलह ए कुल। क्या कहा जाता था? सुलह ए कुल। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सुलह ए कुल क्या था, तो इबादत खाने में आए हुए लोगों के बीच आपसी बातचीत या जो आपस में चर्चा करते थे उसको कहते थे सुलह ए कुल। कुल माने परिवार, सुलह माने सब में राजी खुशी। और सुलह कुल इबादत खाने में आए हुए लोगों के बीच चर्चा। ठीक है। अगला लिखिए क्वेश्चन। तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसके समय में हुआ? तुझके बाबरी क्या है? तुझके बाबरी क्या है? तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसके समय में हुआ? आंसर है अकबर। उतारिए जल्दी जल्दी। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऊपर का लिख लिया। बाबर ने कौन से युद्ध में तोपों का प्रयोग किया? पानीपत का पहला युद्ध। कब किया था? पानीपत के पहले युद्ध में। कौन सी सन में हुआ था? 1526। कब? 1526। पानीपत का पहला युद्ध। इसका आंसर है पानीपत का पहला युद्ध सन 1526। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। कौन जीता था? बाबर जीता था। और उसके बाद क्या हुआ था? भारत में मुगल वंश की स्थापना क्या हुई थी? मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। कौन थे? 1526 में हुआ था। कौन से युद्ध के पश्चात? पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात। ठीक है। और इसी युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग, यानी तोपों से युद्ध लड़ा था। बाबर के पास बहुत सारी तोपें थी। इब्राहिम लोदी को हरा दिया और जान से खत्म कर दिया और अपना शासन स्थापित कर लिया। इसमें एक चीज और हुई थी, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तोगलमा नीति, ये पूछा जाता क्वेश्चन। तोगलमा नीति, तोगलमा नीति का प्रयोग कौन से युद्ध में हुआ? तो इसका आंसर भी पानीपत का प्रथम युद्ध है। ठीक है। सर तोगलमा नीति का मतलब क्या होता है? तोगलमा नीति एक युद्ध लड़ने की नीति होती है बेटा, तरीका होता है, टैक्टिक। ठीक है। तो 2 प्रश्न बनते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध से 3-4 प्रश्न बनते हैं। कौन सी सन में हुआ था? 1526। किस किस के बीच हुआ था? कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी। कौन से वंश की स्थापना हुई? तोपों का प्रयोग हुआ पहली बार पानीपत में। और तोगलमा नीति का प्रयोग पानीपत के युद्ध में। ठीक है ना। चलिए आगे लिखिए।
कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार किसके नाम से पड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ 90%, 99% बच्चे यही बताएंगे। ठीक है, नाम कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक पहुंचे हुए बाबा थे, उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके नाम से कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार पड़ा। ठीक है, तुम तो वही सिस्टम कर रहे हो कि बंदर का क्या होता है सर, जब बंदर पाले जाते हैं तो हर बार नाम के अनुसार सब कुछ नहीं होता। ऐसे लिखो, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम से पड़ा? ये परीक्षा में आता है क्वेश्चन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम पड़ा। इसका निर्माण किसने कराया था बच्चों? इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, तीनों ने मिलकर निर्माण कराया था। देखो, निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अधूरा निर्माण पूरा कराया इल्तुतमिश ने। किसने? और लास्ट में थोड़ा बहुत सुधार कराया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये लिखा चुका हूँ क्वेश्चन में। ठीक है ना। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मेहरौली में। कहाँ पर है? दिल्ली में मेहरौली। कुतुब मीनार के बाहर जो गेट है उसको क्या कहते हैं? अच्छा लाल किले नहीं, अलाई दरवाजा। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? किसने बनवाया था ये? अलाउद्दीन खिजली। चलो लिखो आगे। ये रिपीट हो गए अच्छे से। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पे पड़ा? ख्वाजा, बोलो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया, फिरोज शाह तुगलक ने सुधार किए, और मेहरौली दिल्ली में स्थित है, पुरानी दिल्ली में। ठीक है, इसके बाहर का जो दरवाजा है उसका नाम है अलाई दरवाजा। ठीक है, क्लियर है? अब लिखिए अगला। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? नहीं, देखो, रजिया सुल्तान के बाद बैठे थे बहराम शाह, और उसके बाद बैठे नसरुद्दीन शाह, और लास्ट में गयासुद्दीन बलबन। नसीरुद्दीन शाह और फिर गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने दो प्रथाएं शुरू की थी। क्या नाम था उनका? अच्छा, सिजदा और पैबोस। क्या था? पाबोस या पैबोस। ठीक है। रजिया सुल्तान मुगल वंश की या दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी। इल्तुतमिश की बेटी थी ये। किसकी? लिखिए आगे। मोहम्मद बिन तुगलक
अपने जीते गए राज्यों की देखभाल के लिए किसे छोड़कर गया? देखो यहाँ पर बलबन ने एक प्रथा और शुरू की थी जिसका नाम था नौरोज। नौरोज त्योहार था एक, क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गई। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला लिखें। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है? हाँ, अच्छा, हर काम अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। कहाँ स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अजमेर। क्या है? है क्या? एक मस्जिद है। मस्जिद क्या है? मस्जिद ना, मस्जिद। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कहाँ पे है? अजमेर कहाँ है? राजस्थान। अजमेर दिल्ली में होगा। अजमेर कहाँ है? यहाँ पर एक सूफी संत की दरगाह है बहुत मशहूर, उसका नाम बताएं। रेगिस्तान। रेगिस्तान दरगाह का नाम है। दरगाह जानते हो, जहाँ मुस्लिम लोग जियारत करने जाते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं, उसे बोलते हैं दरगाह। अजमेर में है प्रसिद्ध। हाँ सिद्धार्थ, कोई आइडिया ना, सब लिखा चुके हैं हम। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। किसकी? नहीं सॉरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। ठीक है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए, अपने लिए दुआएं मांग रहे हैं। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या था? मस्जिद। क्या थी? बोलो। किसने बनवाई थी? कहाँ स्थित है? अजमेर कहाँ है? और कौन सी दरगाह है यहाँ पे? चिश्ती की दरगाह। राजस्थान को कहा जाता है राजाओं का स्थान। क्या कहा जाता है? ठीक है, अगला लिखें। टंका और जीतल किसने चलाई? जो लिखा चुके हैं हम। क्या था टंका और क्या थी जीतल? टंका और जीतल क्या थे? ये दोनों सिक्के थे। क्या थे? सिक्के। ये तांबे का था और जीतल चांदी का। दोनों चलाए थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। कौन थी? अच्छा, पहली महिला शासका जी कह रहा हूँ, इल्तुतमिश की बेटी। तुम्हारा सिस्टम बढ़िया है कि इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। कैसे रजिया सुल्तान कौन थी? कि इल्तुतमिश की बेटी। बात खत्म है ना? हाँ, प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? ये प्रश्न आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से। आगे लेके अगला। सर ये टंका जीतल मुद्रा थी। हाँ, मुद्राएं थी। सिक्का मुद्रा को तो बोलते हैं। एक शासक ऐसा भी था जिसे लेदर के सिक्के चढ़ाए थे, चमड़े के, लेदर के। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही ब्रिलियंट शासक थे, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी थी कि वो जो भी नीति बनाते थे वो सब बेकार हो जाती थी, सब फेल। इसलिए उनको मतलब फेलियर का शासक कहा जाता है कि उनके काम बनने से ज़्यादा बिगड़ते थे। पढ़ा लिखा अनपढ़ की संज्ञा दी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक को, कि काम तो पढ़े लिखे जैसे करते लेकिन वो सब फेल हो जाते थे। लिखो अगला। खिलजी सुल्तान कौन थे? खिलजी सुल्तान, खिलजी वंश के जो सुल्तान थे वो कौन थे? तुर्कों से आए थे। कहाँ से?
क्या लिख ले? तुर्क। ठीक है, तुर्क थे ये। लिखिए, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए? आंसर लिखिए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको जानना हो तो एक फिल्म बनी है पद्मावत, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के पूरा इतिहास भूगोल समझाया गया है। इसमें एक प्रश्न और है, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता था। ये भाई साहब अपने आप को दूसरा सिकंदर बोलते थे। दूसरा सिकंदर, सिकंदर बहुत महान था, उसने पूरी दुनिया जीती थी। ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, कौन सा? दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने सबसे ज्यादा शासन किया था, 20 वर्ष। कितना शासन किया था? 20 वर्ष। और ये एक चेला पकड़ के लाए थे, उसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। क्या नाम था? मलिक काफूर। 1000 दिनार में लिया था। ये कितने में लिया था? 1000 दिनार। 1000 दिनार मुद्रा होती थी उस समय। 1000 दिनार में इसको लेकर आए थे, तो इसको 1000 दिनारी कहा गया। क्या कहा गया? 1000 दिनारी। 1000 दिनारी, यानी इसको 1000 रुपये में खरीदा गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। मैंने इसमें से कई क्वेश्चन बन गए। सबसे अधिक मंगोलों के आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन को क्या कहा जाता था? दूसरा सिकंदर। बोलो, दूसरा सिकंदर। कितने वर्ष शासन किया? 20 वर्ष। कौन से गुलाम को पकड़ के लाए थे? मलिक काफूर। कितने रुपए में? 1000 दिनार। क्या कहा जाता है इसे? 1000 दिनारी। ठीक है, अब लगे पढ़ा लिखा अनपढ़ किसे कहा गया? MBT। पढ़ा लिखा अनपढ़ मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, दर्शन शास्त्र का विद्वान था। फिलोसफी का, किसका? दर्शन शास्त्र, एक विषय होता है दर्शन शास्त्र बच्चों, उसका विद्वान थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने तांबे के सिक्के भी चलाए और चमड़े के सिक्के भी चलाए। तांबे और चमड़े दोनों के सिक्के चलाए मोहम्मद बिन तुगलक ने। विद्वान, दर्शन शास्त्र विषय पढ़ते थे। इनकी बनाई हुई नीतियां अक्सर फेल हो जाती थी, इसलिए इन्हें पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा गया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? तांबे के सिक्के चलाए, चमड़े के सिक्के चलाए और दर्शन शास्त्र विषय के विद्वान थे। अगला प्रश्न लिखेंगे। लाल वस्त्र पहनकर इंसाफ मांगने की प्रथा किसने शुरू की? लाल वस्त्र पहनकर इंसाफ मांगना की प्रथा किसने शुरू की? आंसर लिखे।
इल्तुतमिश ने? इल्तुतमिश ने ये चलाया था, अगर तुम्हें कोई इंसाफ चाहिए, अपने लिए डिसीजन चाहिए, तो आप राजा के दरबार में लाल वस्त्र पहन के आए, तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि इस आदमी के साथ न्याय नहीं हो रहा और ये न्याय चाह रहा है। तो रजिया सुल्तान को जो 40 सरदार थे तुर्क के चहलगानी, वो उस महिला को शासक नहीं बनने दे रहे थे, तो रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहने और वो इंसाफ मांगने गई कि मैं इस गद्दी के हकदार हूँ, मुझे इस गद्दी पर बिठाया जाए। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए ये टोटल? 20-21 जो भी हुए हैं, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और अगर बाई चांस कुछ हल्का फुल्का रह जाए जो समझ में ना आए तो आप उसको रिपीट करके देख लें वीडियो। मुगल वंश की या मध्यकालीन भारत की 3-4 वीडियो में लगातार डालूंगा, तो हम उसमें सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।